गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज शुभम जगदीश और आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं जो कि चैप्टर नंबर 7 का कंटिन्यूएशन पार्ट है। चैप्टर नंबर 7 है लॉज ऑफ रिटर्न्स। इसमें हम लोगों ने एक पार्ट अपलोड कर रखा है, दूसरा पार्ट आज की क्लास में हम लोग कंप्लीट करेंगे। आज की क्लास बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज हम आज कवर करने वाले हैं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, जिसके बारे में मैंने बताया था कि कोई भी पेपर लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के बिना नहीं बनेगा। याद रखनी है बात आपको। चलो भाई, बिना टाइम वेस्ट करते मैं स्टार्ट करने वाला हूं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन क्या होता है। भाई देखो, मैंने बताया ना शॉर्ट रन में रिटर्न टू फैक्टर होता है, उसी को लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन बोलते हैं। अब शॉर्ट रन में क्या होता है, बहुत सारे वेरिएबल फैक्टर हैं और कुछ फिक्स फैक्टर्स हैं। अभी क्या होता है, अब इसका आंसर लिखने का तरीका भी है। अगर भाई इस ऑर्डर में नहीं लिखोगे आप आंसर, नंबर नहीं मिलेगा आपको। तो आंसर का तरीका भी बताऊंगा और समझाऊंगा भी। मैंने क्या लिखा है स्टेटमेंट ऑफ लॉ, इट स्टेट्स दैट एज मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर, पहला कीवर्ड वेरिएबल फैक्टर्स आर अप्लाइड टू अ गिवन क्वांटिटी ऑफ फिक्स्ड फैक्टर। मतलब जब बहुत सारे वेरिएबल फैक्टर फिक्स्ड फैक्टर के साथ कंबाइन किए जाएंगे तो टोटल प्रोडक्ट इनिशियली तो बहुत तेजी से बढ़ेगा, बट इवेंचुअली वो धीरे धीरे बढ़ेगा आगे। आइए मैंने लिखा दिया आगे, combined with the fixed factor, total product increases at increasing rate initially, but eventually it will increase at a डिमिनिशिंग रेट। अगर बहुत सारे वेरिएबल फैक्टर कुछ फिक्स फैक्टर के साथ कंबाइन किए जाते हैं तो टीपी इंक्रीजेस एट अ इंक्रीजिंग रेट इनिशियली, बट इवेंचुअली इट इंक्रीजेस एट अ डिमिनिशिंग रेट। ये तो है इसका स्टेटमेंट ऑफ लॉ। अब बच्चे, पता है बहुत सारे बच्चे गलती क्या करते हैं, अगर उनका पेपर में आया है कि एक्सप्लेन लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, वो बस ये स्टेटमेंट ऑफ लॉ लिख के आ जाएंगे, फिर मेरे से लड़ाई करेंगे, भाई साहब सर आपने मुझे नंबर क्यों नहीं दिए। मैं नंबर काट दूंगा। अगर 3 नंबर का क्वेश्चन है तो 1 नंबर दूंगा मैं आपको, 6 नंबर का क्वेश्चन है तो मैं आधा भी नहीं दूंगा, 2 नंबर दे दूंगा मैक्सिमम आपको 6 नंबर के क्वेश्चन में। क्लास नहीं करना है आपको। करना क्या है, अगर आपसे लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन पूछा है, भाई साहब पूरा लिखकर आना है। पूरे में क्या होगा, स्टेटमेंट ऑफ लॉ लिख के आना है। उसका हर एक लॉ कुछ अजम्पशंस के बेसिस पर होता है, उसका अजम्पशन लिखकर आना है, उसका डायग्राम बनाना है, उसका एक्सप्लेनेशन देना है। तो मतलब तब जाके आपका एक लॉ कंप्लीट होगा। तो अब लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन का मीनिंग समझ में आया। एक बार फिर से समझाऊं मैं आपको कि बहुत सारे वेरिएबल फैक्टर्स जब फिक्स फैक्टर के साथ कंबाइन किए जाएंगे तब टोटल प्रोडक्ट इनिशियली बहुत तेजी से बढ़ेगा, बट बाद में वो धीरे धीरे बढ़ना शुरू करेगा। आगे बढ़ते हैं और इसके अजम्पशंस के बारे में हम लोग देखते हैं। इसके 3 अजम्पशंस लिखे हैं, बुक में 4 लिखे हैं, आप कोई 2 भी लिख दोगे तो चल जाएगा। लिखा द स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी इज गिवन एंड रिमेन्स अनचेंज। मतलब टेक्नोलॉजी रोज रोज चेंज ना हो रही हो और पहले से बता रखी हो कि कौन सी टेक्नोलॉजी है। इट इज अज्यूम दैट सम इनपुट्स आर केप्ट फिक्स्ड व्हाइल अदर्स आर वेरिड, जो हम लोगों ने यहां के लॉ की डेफिनेशन में, सॉरी स्टेटमेंट ऑफ लॉ में लिखा हुआ है। थर्ड क्या, इट इज अज्यूम दैट ऑल इनपुट्स आर वेरिएबल फैक्टर्स आर होमोजेनियस एंड इक्वली एफिशिएंट। होमोजेनियस एंड इक्वली एफिशिएंट का मतलब क्या होता है, मान लो बच्चे की आपकी फैक्ट्री है जूस निकालने की। अब आप जो उसमें इनपुट्स डाल रहे हो, मतलब जो फ्रूट्स डाल रहे हो, वो सारे फ्रूट्स एक क्वालिटी के होने चाहिए, ठीक है, ठीक है, और इक्वली एफिशिएंट होने चाहिए, यही बोल रहा है। जितने भी इनपुट्स आप यूज कर रहे हैं दैट शुड बी इक्वली एफिशिएंट एंड होमोजेनियस, मतलब एक जैसे ही होने चाहिए। अब आते हैं डायग्राम पे, और डायग्राम इसका बहुत क्रिटिकल है और मैं आपको क्लासेस में ये भी बताऊंगा कि इसकी मार्किंग कैसे होगी। ठीक है भाई, मार्किंग बहुत जरूरी है जैसे हम बड़े बड़े क्वेश्चंस करने लगेंगे। आइए देखते हैं टोटल प्रोडक्ट कैसे बनेगा। अब भाई ये मैंने फ्री हैंड बनाया है, ये आएगा आपको प्रैक्टिस करने से। टोटल प्रोडक्ट ये है और एपी और एमपी मैंने रिलेशनशिप में भी आपको बता रखे थे। अब देखो भाई, ये है फर्स्ट स्टेज, ये है सेकंड स्टेज और ये है थर्ड स्टेज। अब मैं एक्सप्लेन करना आपको शुरू कर रहा हूं। पहली स्टेज को बोलते हैं लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स। लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स में क्या होता है, मैं थोड़ा थोड़ा लिख के भी बता देता हूं आपको। कहां लिखूं, पहली स्टेज के बारे में यहां लिखता हूं, ठीक है, सेकंड स्टेज के बारे में यहां लिखूंगा और थर्ड स्टेज के बारे में यहां लिखूंगा। चलो, और मैं रेड पेन से लिख रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। पहली स्टेज में क्या होता है, टीपी बहुत तेजी से बढ़ता है, इंक्रीज। मतलब क्या है, टीपी इंक्रीजेस एट इंक्रीजिंग रेट। ठीक है भाई, पहला चीज क्या हुआ, टीपी इंक्रीजेस एट एन इंक्रीजिंग रेट। अब देखो एपी और एमपी बढ़ रहा है, यहां तक का स्टेज नंबर 1 है, ये स्टेज 2 है और ये स्टेज 3 है। मतलब इस पॉइंट तक क्या हो रहा है भाई, इस पॉइंट तक क्या हो रहा है, टीपी भी बढ़ रहा है, एपी भी बढ़ रहा है और एमपी भी बढ़ रहा है। लेकिन इसके बावजूद क्या होता है, इसके बावजूद देखिए क्या होता है कि एमपी अपनी हाईएस्ट पॉइंट पर आ जाता है और एपी और एमपी एक दूसरे को कट कर देते हैं। दूसरा इसके अंदर कंक्लूजन क्या लिखा, एमपी रीचेस इट्स मैक्सिमम पॉइंट, मैक्स पॉइंट लिख दे रहा हूं, ठीक है ना। और इसके साथ इस स्टेज में क्या होता है बच्चे, टीपी, पहला पॉइंट ये, तीसरा टीपी, सॉरी एपी एंड एमपी
कट ईच अदर, और जिस पॉइंट पर कट करता है उस पॉइंट पर एपी मैक्सिमम होता है। जिस पॉइंट पर देखो एपी और एमपी कट कर रहे हैं वहां पर एपी मैक्सिमम है। यहां लिख सकते हैं एट दिस पॉइंट एपी इज मैक्स। तो यहां से हमें तीन कंक्लूजन क्या ड्रॉ किए। पहली स्टेज को बोलते हैं लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स। क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहां पर टीपी बहुत तेजी से बढ़ रहा है, एपी भी बढ़ रहा है और एमपी भी बढ़ रहा है। इस स्टेज में क्या होता है, एमपी अपने मैक्सिमम पॉइंट पर आता है और एपी और एमपी कट करते हैं, और एपी एमपी जहां पर कट कर रहे होते हैं वहां पर एपी भी मैक्सिमम पॉइंट पर होता है। क्या आपको पहली स्टेज समझ में आई क्लास? ये एकदम जानदार चीज है इस चैप्टर की। आते हैं सेकंड स्टेज में। सेकंड स्टेज का मतलब क्या है, L2 से L3 के बीच में ये वाली स्टेज है सेकंड स्टेज। आइए सेकंड स्टेज में देखते हैं क्या होता है। सेकंड स्टेज में देखो भाई टीपी बढ़ तो रहता है, यहां देखो बहुत तेजी से बढ़ा इस पॉइंट तक, फिर यहां से यहां तक आते आते उसको बहुत टाइम लगा। मतलब टीपी इज इंक्रीजिंग एट अ डिमिनिशिंग रेट। क्या लिखे भाई यहां पर, टीपी इज इंक्रीजिंग एट अ डिमिनिशिंग रेट। ठीक है भाई, समझ में आया? टीपी बढ़ तो रहा है लेकिन भाई बहुत धीरे धीरे बढ़ रहा है। और सेकंड स्टेज में देखो क्या हुआ, एपी भी फॉल होने लगा, एमपी भी फॉल होने लगा। सेकंड पॉइंट क्या हो जाएगा, एपी कॉमा एमपी फॉल्स। अब थर्ड कंक्लूजन देखा, इसी स्टेज में क्या होता है, टीपी अपनी मैक्सिमम पोजीशन पर आ जाता है। टीपी अपनी मैक्सिमम पोजीशन पर आता है और जहां पर टीपी मैक्सिमम होता है वहां पर एमपी जीरो हो जाता है। ये हमने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था, अभी फिर दिखा रहे हैं। जहां पर टीपी मैक्सिमम वहां पर एमपी जीरो। तो इसी स्टेज में क्या हो रहा है, टीपी रीचेस इट्स मैक्सिमम पॉइंट। मैं थोड़ा छोटा लिख रहा हूं क्लास, जब आप वीडियो देख लीजिएगा तो थोड़ा सा जूम कर लेना। टीपी रीचेस इट्स मैक्सिमम पॉइंट, और इसी क्या होता है, एमपी टीपी रीचेस मैक्सिमम पॉइंट एट विच एमपी इज जीरो। समझ में आई कि नहीं बात? इसमें भी मैंने आपको तीन कंक्लूजन लिखवा दिए हैं। और इस स्टेज को क्या बोलते हैं हम लोग, इस स्टेज को बोलते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स। क्लियर है कि नहीं क्लियर भाई? अब थर्ड स्टेज पर आते हैं। थर्ड स्टेज पे क्या होता है भाई, थर्ड स्टेज पे देखो टीपी फॉल करने लगता है। पहली चीज क्या हो गई, टीपी फॉल कर रहा है, एपी भी फॉल कर रहा है, एमपी क्या होता है, नेगेटिव हो जाता है। इसलिए स्टेज को बोलते हैं बेटा लॉ ऑफ नेगेटिव रिटर्न्स। क्या हो रहा है भाई, देखो टीपी फॉल्स, एपी फॉल्स, एमपी नेगेटिव। इसलिए स्टेज को क्या बोलते हैं हम लोग भाई लोग, लॉ ऑफ नेगेटिव रिटर्न्स। अब कुछ डायग्राम का पॉइंट्स बता रहा हूं कि जैसे ये वाला पॉइंट जो है ना, जहां पर टीपी का अपना स्लोप चेंज कर रहा है, उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। जहां पर टीपी अपना स्लोप चेंज करेगा उसे बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। आपकी बुक में इसकी स्पेलिंग गलत दे रखी है, एक जगह दे रखी है इन्फेक्शन और एक जगह दे रखी है इन्फ्लेक्शन। तो कहीं पे भी आप कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक कर दोगे तो दिक्कत नहीं, लेकिन सही चीज होती है इन्फ्लेक्शन। आप इस बात का याद रखना। अब भाई समझते हैं क्या हुआ। अब आपको लिखना कैसे कैसे है भाई समझना। अगर ये क्वेश्चन मैं बोर्ड्स में चेक कर रहा हूं, जो कि मैं कई बार चेक किया है, तो क्या होता है, अगर ये क्वेश्चन आया है मान लेते हैं आपका 6 मार्क्स का, तो 6 मार्क्स में क्लासिफिकेशन कैसे होता है, इसकी डेफिनेशन के मिलेंगे आपको 2 नंबर, आपको एग्जाम्पशन के मिलेंगे 1 मार्क्स, ठीक है, कितने हो गए 3। फिर आपको डायग्राम के मिलेंगे 2 मार्क्स, और यहां पे सही से बताओ तो इसके नंबर मिलेंगे 1, 1,1, डायग्राम के मिलते हैं 3, 3, 2, 5 और 1 नंबर मिलेगा आपका कंक्लूजन का। समझ में आ रही है बात? कंक्लूजन में आपको डिफरेंट स्टेजेस अलग अलग समझानी पड़ेगी। आप इसके बाद हेडिंग डालोगे, जैसे मैंने हेडिंग डाली ना, स्टेटमेंट ऑफ लॉ, अजम्पशन, डायग्राम, और चौथी हेडिंग क्या डालोगे आप, कंक्लूजन। कंक्लूजन में लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स, लॉ ऑफ नेगेटिव रिटर्न्स, तीनों लिखकर आएंगे। क्लास अगर कोई भी डाउट आए यहां तक तो प्लीज डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन कि ये प्रॉब्लम आ रही है सर, तो आप लोग 1-to-1 डाउट भी पूछ सकते हो। मैंने बता रखा है आपको, व्हाट्सएप ग्रुप हमने फॉर्म किया है आपके लिए केवल। ठीक है भाई, तो जल्दी से ये नोट करिए और इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग, जो कि हमारा लास्ट टॉपिक है वो कंप्लीट करेंगे। ऑलराइट क्लास, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कॉजेज ऑफ एवरी स्टेज। कॉजेज क्या है इंक्रीजिंग रिटर्न्स के, कॉजेज क्या है डिमिनिशिंग रिटर्न्स के, और कॉजेज क्या है नेगेटिव रिटर्न्स के। पिछले 2-3 साल के पेपर्स में ट्रेंड चेक किया गया है, तो इस तरह के क्वेश्चंस, कॉजेज के ऊपर भी क्वेश्चंस अब हमारा बोर्ड पूछने लगा है। आइए देखते हैं भाई कि कॉजेज क्या होते हैं। पहला मैं लिखा है फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स्ड फैक्टर्स। इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, थ्योरी आपकी पूरी बुक में लिखी हुई है, आप इसको पढ़ सकते हो, लेकिन मेरा एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा एक कंसेप्चुअल आप मान सकते हो। मान लेते हैं मेरी एक बॉल पॉइंट पेन की फैक्ट्री, और मैंने बोला एक बॉल पॉइंट पेन को बनाने में लगती हैं ये 5 मशीन्स, ठीक है ना, और मैंने ये बोला है कि इन 5 मशीन्स पर चाहिए मुझको एक एक आदमी।
ठीक है। अभी क्या है, यहां पर मशीन्स जो हैं ये हो गए हैं फिक्स्ड फैक्टर्स और जो लेबर्स हैं ये हो गए हैं वेरिएबल फैक्टर्स। क्लियर है? क्लियर। अब स्टार्टिंग में, अब जैसे कि आपने मैंने एक शेड्यूल दिया था जो मैं यूनिट्स बढ़ा रहा था, यूनिट्स में किस चीज की बढ़ा था, यूनिट्स ऑफ लेबर की बढ़ा रहा था। अब मैंने क्या किया, धीरे धीरे मैंने लेबर्स बढ़ाना शुरू किया तो प्रोडक्टिविटी बहुत अच्छी होने लगी। क्लियर? क्लियर। पहले मान लेते हैं मेरे पास केवल एक लेबर था, प्रोडक्टिविटी कम थी, फिर 2 लेबर हो गए, प्रोडक्टिविटी बढ़ गई, 3 हो गए, प्रोडक्टिविटी और बढ़ी, 4 हो गए, प्रोडक्टिविटी और बढ़ गई। क्लियर है कि नहीं क्लियर? अब क्या हुआ, इंक्रीज इन एफिशिएंसी। इंक्रीज इन एफिशिएंसी का मतलब क्या है, जो लेबर को जो काम आता है उसको वही काम देने लगे। हम लोग क्या किया, डिविजन ऑफ वर्क। मैंने क्या किया, डिविजन ऑफ वर्क। बेसिकली किस बेसिस पर, स्किल बेसिस पर। मैंने बहुत सारे वेरिएबल, मैंने बहुत सारे लेबर्स को हायर किया और मैंने उनकी स्किल बेसिस पर उनको काम देना शुरू कर दिया, तो उससे क्या हो जाएगी, एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। तो पहले स्टेज में हमारे तीनों चीजें बढ़ती हैं, टीपी भी बढ़ता है, एपी भी बढ़ता है और एमपी भी बढ़ता है। समझ में आया आपको कॉजेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स? अभी इसी को आगे कैरी फॉरवर्ड करते हैं और अब देखिए कॉजेज ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स। अब क्या था, हर एक मशीन पर एक आदमी लग गया था, लेकिन हमने क्या किया, हमने और लेबर्स हायर करना शुरू कर दिया, और लेबर्स हायर किया, तो उसकी वजह से क्या हो गया, डिस्टर्बिंग द ऑप्टिमम प्रोपोर्शन। जो ये ऑप्टिमम प्रोपोर्शन जैसी सिचुएशन बन रही थी, इसको हम लोगों ने डिस्टर्ब कर दिया, इसलिए यहां पर प्रोडक्शन तो बढ़ा लेकिन धीरे धीरे बढ़ने लगा। अब तीसरा क्या है, इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूएबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स क्या होते हैं, जैसे कि कैपिटल का सब्स्टिट्यूट लेबर है, तो बहुत टाइम तक आप कैपिटल को लेबर से सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते हो। यह बात समझने की कोशिश करिए। एक इनपुट दूसरे इनपुट का सब्स्टिट्यूट है, लेकिन अगर जैसे मैंने बोला कि आपका घर बन रहा है, लेबर मिस्त्री का काम थोड़ा देर तक कर लेता है, लेकिन पूरा घर बनाने के लिए लेबर मिस्त्री का काम नहीं कर सकता है। बात समझ रहे हैं? तो कैपिटल को आप पूरी तरह से सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते कि हम बहुत सारे लेबर्स हायर कर ले तो कैपिटल सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो एक इनपुट को दूसरे इनपुट से हम सब्स्टिट्यूट तो कर सकते हैं, बट दे आर इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स। इसकी वजह से भी क्या होता है, आपका टीपी धीरे धीरे बढ़ता है और आपका एपी कॉमा एमपी फॉल होने लगते हैं। क्या हो गया, ये किसके कॉजेज हो गए, कॉजेज ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स। अब आते हैं थर्ड स्टेज पर। थर्ड स्टेज है कॉजेज ऑफ नेगेटिव रिटर्न्स। ओवर क्राउडिंग का मतलब आप समझ रहे होंगे, जरूरत से ज्यादा लेबर्स हमने रख लिए हैं, एक मशीन पर चाहिए था एक, हमने रख लिए हैं 3। उससे क्या हो गया है, ओवर क्राउडिंग हो गई है, कोई काम करना चाहता ही नहीं है, एक दूसरे के ऊपर बर्डन डाल रहे हैं, उन्होंने काम नहीं किया, उन्होंने काम नहीं किया, उन्होंने काम नहीं किया, इस तरह की प्रॉब्लम आने लगती है। और इससे सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या अराइज होती है, मैनेजमेंट प्रॉब्लम की। इतने ज्यादा लेबर्स हैं, उतना ज्यादा काम नहीं है, उतनी ज्यादा मशीन्स नहीं है, इसलिए मैनेजमेंट का प्रॉब्लम आएगा। इसीलिए इसमें क्या होता है, कॉज ऑफ नेगेटिव रिटर्न्स, टीपी भी गिरता है, एपी भी गिरता है और एमपी भी फॉल होता है। ये था इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। आपको एक बार बुक से रीड करना है, उसके बाद भी कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे बताइएगा, मैं आपको कमेंट सेक्शन में आप लिखिए, वो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करिए। अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना, अच्छा बहुत लोग कंफ्यूजन ये कि भैया व्हाट्सएप ग्रुप जो शोम सर चला रहे हैं वो पेड है। नहीं भैया, सब फ्री ऑफ कॉस्ट है, बिल्कुल आप आइए, आई एम फ्री। जब तक मैं फ्री रहूंगा मैं आपको आपके डाउट सॉल्व करूंगा फॉर श्योर। जल्दी से नोट करिए और हम लोग इसके बाद बढ़ रहे हैं लास्ट टॉपिक पर। चलिए भैया, लास्ट टॉपिक है हमारा आज का रिटर्न्स टू फैक्टर और रिटर्न्स टू स्केल में डिफरेंस, और फटाफट से कंप्लीट करते हैं, 2 मिनट के अंदर खत्म हो जाएगा और ये डिफरेंस ज्यादातर 3 मार्क्स के आपके क्वेश्चन में आएगा। ठीक है भैया, ये जो शॉर्ट रन है उसमें ऑपरेट करता है रिटर्न टू फैक्टर, मतलब रिटर्न टू फैक्टर ऑपरेट करता है शॉर्ट रन में, वेयर एज रिटर्न टू स्केल लॉन्ग रन में आता है। देयर इज नो चेंज इन स्केल ऑफ प्रोडक्शन, देयर इज स्केल ऑफ प्रोडक्शन बिकॉज ये ज्यादा बड़े स्केल पर होता है रिटर्न टू स्केल। ठीक है ना, यहां क्या है, फैक्टर प्रोपोर्शन चेंजेस और यहां पर फैक्टर प्रोपोर्शन रिमेन सेम। फैक्टर प्रोपोर्शन मतलब क्या है, फिक्स फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर का प्रोपोर्शन यहां पर चेंज होता रहता है और यहां पर सेम रहता है। क्या लिखा है लास्ट, क्वांटिटी ऑफ ओनली वन फैक्टर इज चेंज, और यहां लिखा है क्वांटिटी ऑफ ऑल फैक्टर इनपुट्स आर चेंज। यहां वन फैक्टर क्या है, यहां पर एक फैक्टर फिक्स है, बाकी वेरिएबल है, तो जो वेरिएबल है वो एक उसको चेंज करते रहते हैं, और यहां पर सारी चीजें वेरिएबल होती है, यहां पर कोई भी फिक्स फैक्टर नहीं होता है। क्लास ये आपका चैप्टर मैंने पूरा सम अप कर दिया है, दिस वाज चैप्टर नंबर 7, और इसके अंदर कोई भी डाउट्स आता है प्लीज डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। इन केस इफ यू आर लाइकिंग द वीडियोस, डू सब्सक्राइब एंड प्लीज हिट द बेल आइकन ताकि आपको सबसे पहले फर्दर अपडेट्स मिल सके। थैंक यू क्लास, दिस वाज शुभम जगदीश signing off. Thank you.